नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को किसके द्वारा प्रचालित किया जाता है, मतलब कि प्रचालित करने के स्टार्टर कौन कौन से होते हैं, स्टार्टरों के बारे में देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है, कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को प्रचालित करने के लिए स्टार्टर की ज़रूरत क्यों होती है, उसके बारे में मैंने बताया। और ये भी बताया था कि स्टार्टर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त की और पॉइंट टू पॉइंट बारीकी से आप लोगों ने देखा। कि अब मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। और यदि आपने नोट्स अपडेट किए हैं और नोट्स में आपने लिखा होगा तो आज की वीडियो में आपको समझने में कोई जोर नहीं आएगा, क्योंकि आज वो जो आप लोगों ने मुख्य भाग देखे थे उन मुख्य भागों के बारे में ही बताएंगे। बस मैंने उस वीडियो में ये बताया था कि मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं और उनका कार्य क्या होता है और किस प्रकार उनका निर्माण होता है, यही बताया था। लेकिन आज उसको सर्किट में संयोजित करेंगे और सर्किट में संयोजित करने के बाद ये देखेंगे कि ये स्टार्टर में क्या क्या अपनी मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में देखेंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को प्रचालित करने वाले स्टार्टर कौन कौन से होते हैं, जिसमें से आज एक देखेंगे DOL स्टार्टर क्या होता है, जिसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के नाम से जानते हैं। इसलिए आज डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का ही अध्ययन करेंगे। वैसे देखा जाए तो आपको ये मूल रूप से 4 प्रकार के स्टार्टर मिलेंगे। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर मिलेगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर मिलेगा और ऑटो ट्रांसफर स्टार्टर मिलेगा, और एक आपको मिलेगा स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर इंडक्शन मोटर को प्रचालित करने के लिए। लेकिन आप लोगों के सामने स्टार डेल्टा स्टार्टर 3 प्रकार के और मिलेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले मिलेगा म्यूनिल स्टार डेल्टा स्टार्टर मिलेगा, सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर मिलेगा और फुल ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर मिलेगा। इस प्रकार कुल मिला के आपके सामने 6 या 7 स्टार्टर हो जाएंगे। उनमें से आज एक का अध्ययन करने वाले हैं DOL स्टार्टर, और लगभग देखा जाए तो DOL स्टार्टर से एक प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट एंड तक पूरा देखना, आपको बारीकी से पढ़ाऊंगा। यदि आप लोग किसी मोटर के संयोजन भी करना चाहोगे या आपको नया स्टार्टर मिल जाएगा तो उसका संयोजन कैसे करोगे, आप लोग उसको स्टार्टर में संयोजित करके किस प्रकार उस मोटर को प्रचालित करोगे। इसलिए मोटर को प्रचालित करने के लिए इस स्टार्टर का संयोजन कैसे करेंगे ये भी आप लोग अच्छी तरह समझ जाओगे। प्रैक्टिकल तो मैं नहीं करवा सकता यहाँ पे बोर्ड पे, लेकिन उस प्रैक्टिकल के आधार पर पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट उठाऊंगा और आपको बताऊंगा ये संयोजन यहाँ होगा, ये संयोजन यहाँ होगा, इसका उपयोग ये होगा और इसका संयोजन यहाँ करके इस प्रकार इसका उपयोग कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला आप लोगों को, और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो स्टार्टर है ये डायरेक्ट ऑनलाइन सीधे ही सप्लाई को संयोजित करता है, मोटर को सीधे ही सप्लाई से संयोजित करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में एक प्रश्न अवश्य पूछने की संभावना रहती है कि कितने NO रहेंगे, कितने MC रहेंगे, कितने कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे, ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या रहेगा, सब बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए आज देखते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा, एक भी बातें आपके लिए मिस नहीं करूंगा और खुल के आराम से पॉइंट टू पॉइंट 0 लेवल से पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टर देखेंगे आज अलग है। स्टार्टर मतलब कि 3 त्रिकला, हिंदी में क्या लिखेंगे, त्रिकला प्रेरण मोटर प्रवर्तक। प्रवर्तक हिंदी में स्टार्टर को प्रवर्तक बोलते हैं। इसमें से आप लोगों को बताऊं कि मूल रूप से स्टार्टर कितने प्रकार के थे, ये आप लोगों को मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि मूल रूप से स्टार्टर कितने प्रकार के थे। जैसे आपको टाइप्स में बताता हूं इसकी कि ये कितने प्रकार के रहेंगे। टाइप्स में सबसे पहला स्टार्टर रहेगा DOL, जिसको कहेंगे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। दूसरा रहेगा स्टार डेल्टा स्टार्टर, क्या रहेगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर रहेगा। तीसरा क्या रहेगा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। और चौथा रहेगा आप लोगों के लिए स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर, स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर रहेगा। स्लिप रिंग मोटर या इसको वाउंड रोटर मोटर स्टार्टर बोल सकते हैं, रिहोस्टेट टाइप स्टार्टर बोल सकते हैं, या ड्रम टाइप स्टार्टर बोल सकते हैं। ये आपको जब पढ़ाऊंगा तो पूरा नाम लिखूंगा। ये आपके सामने मूल रूप से 4 रहेंगे। इसके 3 भाग रहेंगे, एक मैनुअल रहेगा, एक ऑटो रहेगा और एक सेमी ऑटो रहेगा। ये आपको पढ़ेंगे। लेकिन आज किसका अध्ययन करने वाले हैं, आज अध्ययन करने वाले DOL का, इसका अध्ययन करेंगे और सर्किट डायग्राम के अनुसार पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे।
अब देखो सबसे पहले आपको मैंने ये कल बताया, इसके मैं पिछली वीडियो में बताया था कि स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है। मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग करंट के मान को सीमित करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए, मोटर की प्रोटेक्शन, ओवरलोड व शॉर्ट सर्किट से मोटर की प्रोटेक्शन या सुरक्षा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं किस में होंगी? स्टार्टर में होंगी। वैसे आप लोग डायरेक्ट इसको मोटर को 3 फेज सप्लाई से संयोजित करके चला सकते हैं, लेकिन ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी आप लोगों को। इसलिए प्रैक्टिकल रूप से नहीं देखा, एक अपने आम भाषा में न देखते हुए एक थ्योरेटिकल हिसाब से, एक एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो कंप्लीट स्टार्टर का अध्ययन करेंगे। तो आपको मैं वो दिखाता हूँ क्या कि किस प्रकार स्टार्टर का अध्ययन करने वाले हैं और DOL स्टार्टर में किस प्रकार सर्किट में इसको संयोजित करने वाले हैं। तो आज किसका अध्ययन करेंगे? DOL स्टार्टर। DOL को कहते हैं डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर है। और स्टार्टर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग अधिकतर छोटी छोटी मोटर में यही प्रयोग होता है। ये सिंगल फेस के भी आते हैं और 3 फेस के भी आते हैं। होता क्या है इसमें, अब आपको बताने वाला देखो मैं, ठीक है ना। अब इसका काम देखो, इसके नाम से समझ जाओ आप लोग, डायरेक्ट सीधे ही ऑनलाइन, मतलब डायरेक्ट सीधे ही सप्लाई से संयोजित करने वाला स्टार्टर। मतलब कि इसमें किसी प्रकार की वो सुविधा नहीं होगी जो स्टार्टिंग करंट के मान को सीमित करे। इसका मतलब ये होगी स्टार्टिंग करंट के मान को कम करने वाला नहीं है, सीधे ही सप्लाई से संयोजित करेगा मोटर को। इसका मतलब कौन सी मोटर प्रयोग कर सकते हैं? जिन मोटरों में स्टार्टिंग करंट का मान अधिक से अधिक न हो, मतलब कि मिनिमम हो, उन्हीं मोटरों को इस स्टार्टर से प्रचालित कर सकते हैं। जैसे 5 HP से नीचे की मोटरें, 5 HP से नीचे जो भी मोटरें रहेंगी वो DOL स्टार्टर से प्रचालित कर सकते हैं। अर्थात यदि आपको एग्जैक्ट मान दूं तो 3 HP की मोटरें DOL स्टार्टर, 3 HP तक की मोटरें DOL स्टार्टर से प्रचालित की जाती हैं। लेकिन सर्किट डायग्राम के अनुसार देखेंगे कि किस प्रकार का संयोजन होता है। देखो अब आप लोग गौर से देखना कि जैसे मैं आपको एक बस बार दिखा देता हूं। क्या देखेंगे, यहां से मैं स्टार्टर का प्रारूप दे देता हूं। देखो ये एक आपका एक लाइन रहेगी, दूसरी लाइन ये रहेगी और तीसरी लाइन ये रहेगी। 3 लाइनें आपको दे दी मैंने आपको। मैं पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं कि 3 लाइन आपको दे देता हूं कि आपको समझ में आ जाए। ये आपकी एक लाइन रहेगी, इसको कहेंगे L1, इसको L2 और इसको L3, मतलब 3 फेस हो गए। अब 3 फेस स्टार्टर की बात कर रहे हैं तो पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे इसमें क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि इससे पिछली वीडियो में कि इन स्टार्टरों में कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। 3 मुख्य कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे, एक ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, एक NVC रहेगी और एक OLC रहेगी, ठीक है, और एक ICTP स्विच रहेगा और बैकअप फ्यूज रहेंगे। फिर आपको बताया कि इसमें पुश बटन स्विच होते हैं, NO NC भी होते हैं। ये आज उन सबको संयोजित करेंगे। कितने NO लगेंगे, कितने NC होंगे आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से मैं यहाँ से सबसे पहले लगा देता हूँ एक ICTP स्विच लगा देता हूँ। यहाँ पे इसका संयोजन करेंगे, एक ICTP स्विच लगा लेता हूँ। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें बताऊंगा आप लोगों को। ये क्या लगाया? ICTP स्विच। इसकी फुल फॉर्म लिखवाऊंगा आप लोगों को मैं। ये लगाया आप लोगों ने ICTP स्विच, को कहते हैं आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच, और ICTP की फुल फॉर्म होते हैं आयरन क्लेड डबल पोल स्विच होता है, ठीक है। मैं इसका संयोजन कर देता हूँ। यहाँ देखो ये संयोजन यहाँ किया। अब आप लोग समझ गए कि ICTP स्विच 3 फेज सप्लाई के लिए प्रयोग करते हैं। ये हो गया आपका। यहाँ देखो यहाँ फ्यूज लगाएंगे। ICTP में क्या होता है? फ्यूज होते हैं, ठीक है ना। कौन, इसको क्या कहेंगे? बैकअप फ्यूज कहेंगे, हिंदी में पूर्तिकर फ्यूज के नाम से जाना जाता है। आपको लिखवाऊंगा इस बातें भी आपको। ये क्या आपके, ये फ्यूज के सिंबल है। ये क्या आपके फ्यूज, कौन सी फ्यूज है? ये बैकअप फ्यूज है। बैकअप फ्यूज को हिंदी में पूर्तिकर फ्यूज कहते हैं। ये हो गया आप लोगों को। अब देखो क्या लिखेंगे, नीचे लगाएंगे, डायरेक्ट इसको स्टार्टर में ले जाएंगे। यहाँ तक का तो ICTP स्विच होगा। मैं इसको रिमार्क कर देता हूँ यहाँ से कि ये क्या है, ये आप लोगों का ICTP स्विच है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का क्या ICTP स्विच है, मैंने इसको इंडिकेट कर दिया है। अब देखो यहाँ से यहाँ लगाएंगे कॉन्ट्रैक्टर। 3 कॉन्ट्रैक्टर मैंने आपको बताया, 3 मुख्य कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे और एक ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्टर देखो ऐसे, ये 3 कॉन्ट्रैक्टर मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। 3 कॉन्ट्रैक्टर। अब कॉन्ट्रैक्टर किसके बने होते हैं मैंने आपको बताया, या तो पीतल के मिलेंगे या आपको या हार्ड ऑन कॉपर के मिलेंगे। इससे पिछले वीडियो में आपको अच्छी तरह बताया था। ये कॉन्ट्रैक्टर लगा देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है ना। ये कॉन्ट्रैक्टर लगाया, 3 और एक मैं आपको बताया था, एक होता है सहायक कॉन्ट्रैक्टर, जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर। एक ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ मैं लगा देता हूँ। 3 कॉन्ट्रैक्टर क्या करेंगे? सीधे सप्लाई से ये मोटर को संयोजित करेंगे। ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा? इस सर्किट को कंप्लीट करेगा, ठीक है। ये तो थे कॉन्ट्रैक्टर। अब गौर से सुनना मेरी बात। अब दूसरी क्या लगाएंगे? मैंने आपको बताया एक NVC होती है जो मोटर को प्रचालित अवस्था में बनाए रखती है। कॉन्ट्रैक्टर को या मोटर को या स्टार्टर को चालू ऑन अवस्था में बनाए रखती है।
तो ये कॉन्ट्रैक्टर में क्या रहेगा, देखो यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्टर में बीच में रॉड होते दिखा देता हूँ, और ये रहेगा यहाँ पे ये ऐसा होता है। यहाँ पे यहाँ लगाऊंगा आप लोगों के लिए ये एनवीसी लगा देता हूँ। ये एनवीसी का सिंबल ऐसे रहेगा, और ये रहेगी इसमें एनवीसी, ये रहेगी इसमें वाइंडिंग, ये एनवीसी का सिंबल है। ठीक है, ये तो दिखाया एक कॉन्ट्रैक्टर, 2 कॉन्ट्रैक्टर, 3 कॉन्ट्रैक्टर, ये आपको मिलेंगे स्टार्टर में। आप देखोगे तीनों कॉन्ट्रैक्टर मुख्य कॉन्ट्रैक्टर मिलेंगे, इनमें कुछ नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, अब देखो यहाँ नीचे क्या लगाएंगे, ये नीचे लगाएंगे OLC। अब देखो यहाँ से चले जाएंगे नीचे, ये यहाँ 3 तार नीचे आ जाएंगे। ये इसमें ये इसका संयोजन मैंने आपको बताया कि इसका संयोजन मोटर के साथ नहीं होता है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को, स्टार्टर को, मोटर को चालू प्रचालित करने का काम आता है। यहाँ लगाएंगे OLC। OLC किस प्रकार की होंगी आपको बता दूंगा आप लोगों को मैं। ये लगाए 3 OLC। इसका मतलब ये होगा कि एक OLC नहीं है, 3 फेज के स्टार्टर के अंदर, चाहे वो स्टार डेल्टा रहेगा, चाहे वो ड्यूअल स्टार्टर रहेगा, तीनों फेज पर अलग अलग OLC रहेंगे, तीनों फेज के अलग अलग। OLC कहाँ से संयोजित होगी ये बताऊंगा आप लोगों को, सर्किट पूरा करेंगे तब बता देंगे आपको। फिर क्या होगा, यहाँ एक NC स्विच होगा, ये NC स्विच बताऊंगा, ये NC स्विच नॉर्मली क्लोज, NC का मतलब नॉर्मली क्लोज। इससे पिछले वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, यदि नोट्स बनाए होंगे तो आपको अच्छी तरह याद होगा। यहाँ इन सब के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होंगे, मैंने आपको बताया कि ये ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर कहाँ होता है, NO स्विच के पैरेलल में लगा होता है। ये क्या रहेगा, NO स्विच रहेगा। NO का मतलब नॉर्मली ओपन रहेगा, ये पुश बटन है, और एक NC स्विच यहाँ लगेगा, इसका मतलब नॉर्मली क्लोज रहेगा। मैंने आपको सारी बातें पिछली वीडियो में बताई थी, आज फिर बता दूंगा, कोई बात नहीं है। देखो अब इसके संयोजन करने वाले हैं, मैंने जो चीज़ें आपको बताई थी। देखो OLC दिखा दी, NVC होगी, NO स्विच हो गए, एक स्विच हो गया, ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ICTP स्विच हो गया। अब मोटर आपको दिखानी बाकी बच गई है, यहाँ मोटर का प्रारूप बना देता हूँ। देखो मान लीजिए कि आप लोगों ने ये मोटर दिखाई, ये हो गई आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर। कितनी HP तक की चलाएंगे, 3 HP तक की मोटर चलाएंगे। ये होगी आपकी शाफ्ट, और इसमें जो 3 ये तार हैं ये निकालेंगे, 3 ये टर्मिनल बॉक्स निकाल दिए, और यहाँ इसके संयोजन कर दिया ऐसे, ये संयोजन कर दिए, जिसके अंदर वाइंडिंग होगी 3 फेज की, और ये 3 फेज इंडक्शन मोटर होगी। अब देखो संयोजन, बाकी संयोजन क्या बच गया, ये क्या देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, नाम लिखा देता हूँ। ये क्या है, NO। क्या है, NO, याद रखना, ये NO रहेगा, ये रहेगा आपका NC। NO को क्या कर सकते हैं आप लोगों ने पिछली वीडियो देखा मैंने आपको कि NO स्विच क्या काम आता है। NO स्विच मोटर को, कॉन्ट्रैक्टर को चालू करने, ऑन अवस्था में रखने के लिए, ऑन कर, इसको कहेंगे ऑन स्विच। क्या कहेंगे, ऑन स्विच कहेंगे, और इसको ऑफ स्विच के नाम से जानते हैं। NC स्विच ऑफ करता है सर्किट को, और NO स्विच सर्किट को ऑन करता है। ठीक है, ये कैसा मिलेगा आप लोगों को, ये देखा जाए तो ग्रीन रंग का मिलेगा आपको, ग्रीन कलर का, और ये रेड कलर का मिलेगा, ये भी आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, ये पुश बटन स्विच है, ये ऑन अवस्था में रहेगा, ये ऑफ अवस्था में रहेगा। ये ग्रीन कलर का मिलेगा, ये रेड कलर का मिलेगा आपको। अब मैं सर्किट पूरा कर देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को। सर्किट पूरा कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको बताया कि ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर, ये 3 मुख्य कॉन्ट्रैक्टर नाम लिखवा दूंगा, 3 मुख्य कॉन्ट्रैक्टर हैं। ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर को इस NO स्विच के पैरेलल में संयोजित किया जाता है, याद रखना। NO स्विच के इन दोनों को संयोजन कर देता हूँ। NO स्विच ये है, तो यहाँ पैरेलल में ऐसे संयोजित करेंगे, याद कैसे करेंगे, ऐसे पैरेलल में संयोजित करेंगे, और यहाँ इसको ऐसे पैरेलल में संयोजित कर देंगे। देखो ये कर दिया पैरेलल में संयोजित, किसके पैरेलल में, याद रखना बात, सारी बातें लिख लेना, किसके पैरेलल में संयोजित किया है, मैंने ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर को NO स्विच के पैरेलल में संयोजित। काफी बार आपसे परीक्षा से पूछे जाएंगे, याद आप ध्यान रखना कि किस प्रकार का संयोजन होता है। अब देखो बात आती है, ये NVC कहाँ होती है, NVC 2 फेजों के मध्य होती है। तो एक फेज में यहाँ लगा देता हूँ, देखो यहाँ से इसको एक फेज ये दे दिया, दूसरा फेज कैसे देंगे और किस कॉन्ट्रैक्टर की सहायता से देंगे। तो दूसरा देखो ये क्या है, ये भी NC स्विच है, ये क्या है, NC है। NC किसका है, ये OLC कंट्रोल करने वाला स्विच है। ये क्या है, OLC कंट्रोल स्विच है, OLC कंट्रोल, OLC को नियंत्रित करने वाला है। OLC कंट्रोल NC नॉर्मली क्लोज स्विच है। इसका भी सर्किट देखेंगे कि इसको कहाँ संयोजित करने वाले हैं, ठीक है ना, इसका संयोजित कहाँ करेंगे। लेकिन इसको तो 2 फेज चाहिए। माना कि यहाँ R फेज मिला आप लोगों को, R फेज इसको दिया है, R फेज के साथ इसका संयोजन कर दिया। अब दूसरा फेज देंगे, कैसे भी देंगे, दूसरे फेज की बात बताता हूँ। दूसरा फेज इसको घुमा के यहाँ से लेके आएंगे, देखो इसको घुमाएंगे और यहाँ से लेके आएंगे। याद रखना मेरी बात, पॉइंट टू पॉइंट गौर से सुनना मेरी बात, याद रखना। इसको कहाँ से घुमाएंगे, दूसरा फेज इसको यहाँ से घुमा के लेने वाले हैं। तो मैं यहाँ से घुमा देता हूँ इसको, देखो यहाँ से ये कहाँ ले जाएंगे, ये सीधा सीधा कहाँ ले जाएंगे, ये NVC में ले जाएंगे।
ये एनवीसी में चला गया, ठीक है। एनवीसी में दूसरा फेज चला गया, लेकिन यहाँ बात आती है कि यहाँ दूसरा फेज मिला कैसे, नहीं मिला अब तक। देखो यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये L1 ही चल रहा है, यहाँ L1 है, ये L1 चल रहा है, ये L1 ही चल रहा है। L2 तो नहीं मिला, या न्यूट्रल तो नहीं मिला, L2 भी नहीं मिला और न्यूट्रल भी नहीं मिला, तो न्यूट्रल कहाँ से मिलेगा। अब इसके द्वारा न्यूट्रल को मिलेंगे, यहाँ से न्यूट्रल पकड़ या दूसरा फेज पकड़ेंगे और इसके द्वारा यहाँ से होते ये लगा दिया और इसका कनेक्शन यहाँ से यहाँ कर देंगे। बस आप सब लोग समझ जाओगे कि ये कैसे संयोजन है। अब आपको मैं एक प्रक्रिया दिखाता हूँ, ये इसके संयोजन कंप्लीट हो जाते हैं और इसके संयोजन कंप्लीट होने के बाद ये यहाँ पे देखने वाली बात ये आ गई कि ये काम कैसे करेगा और किस प्रकार ये सर्किट की, ये मोटर की ओवरलोड से सुरक्षा का, ये OLC आपके नाम लिखवा दो आपको। अब देखो ये आपकी क्या है, ये NVC नो वोल्ट कॉइल, ये क्या है, बैकअप फ्यूज है, ये बैकअप फ्यूज है। बैकअप फ्यूज को पूर्तिकर फ्यूज करते हैं, हिंदी में क्या लिखेंगे, पूर्तिकर फ्यूज, इनके बारे में बताऊंगा। ये क्या आपकी, ये ICTP है, ICTP इसकी फुल फॉर्म में लिखवा देंगे। ये बैकअप फ्यूज हो गए। ये क्या है, ये ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर है, AUX लिख देता हूँ, समझ जाना, ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर है, ये ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर है। ये क्या है, ये मेन कॉन्ट्रैक्टर है, ये मेन कॉन्ट्रैक्टर है, 3 रहेंगे, मेन कॉन्ट्रैक्टर 3 है, 1 2 3 रहेंगे, ठीक है। और ये क्या आपका, ये मैंने आपको लिखवा दिया, ये क्या है, NC स्विच है, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है, मैंने सब नाम लिखवा दिया। अब आपको उसकी कार्यप्रणाली बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या क्या है। और ये नहीं लिखा है, ये आपकी OLC है, ये OLC है। अब मैं इसकी कार्यप्रणाली दिखाता हूँ आप लोगों को। अब मैं इसके बारे में मुख्य चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे ये सर्किट काम करेगा और किस पर, यहाँ से चलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, पूरे सिस्टम में चलते जाएंगे और एक एक काम कार्यप्रणाली और एक का संयोजन आपको बताते चला जाता हूँ। वैसे आपको साफ साफ मैंने बता भी दिया है, फिर भी आपको लिखवा देता हूँ कि कभी भविष्य में यदि आप किसी मोटर का कनेक्शन करोगे, मोटर को संयोजित करोगे, ड्यूल स्टार्टर आपको दे दिया जाए किसी मोटर को प्रचालित करने के लिए, तो किस प्रकार उसका संयोजन कर सकते हैं। ये नहीं कि आप आज पढ़ी रहे हो, नहीं, आप संयोजन करना भी सीखो, मोटर को प्रचालित करना सीखो। यदि नया सिस्टम आता है तो उसको किस प्रकार आप सर्किट में संयोजित कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी आप लोगों को, ठीक है। तो एक सबसे बड़ी बात अब लिखना, पॉइंट टू पॉइंट आपको दिखाता हूँ। सबसे बड़ी बात क्या आती है कि DOL स्टार्टर, देखो DOL स्टार्टर प्रयोग करें। DOL स्टार्टर से जिस मोटर को प्रचालित किया जाएगा वो किस प्रकार संयोजित होगी, सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि बाद की बातें बाद में करेंगे, सर्किट में संयोजित करेंगे। DOL स्टार्टर से ये मोटर माना गया, 3 फेज की मोटर, इसको आप कि ये मोटर किस प्रकार संयोजित है, ये अंदर डेल्टा में संयोजित होगी आपको। तो DOL स्टार्टर से याद रखना मेरी बात, ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में एग्जाम में पूछे गए हैं, फिर आपको लिखा है स्टार्टर से प्रचालित होने वाली मोटर, कौन सी मोटर रहेगी, 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोटर डेल्टा में संयोजित होती है, डेल्टा में कनेक्टेड होती है, ऐसे मान लो, स्टार में नहीं चलाएंगे, डेल्टा में कनेक्टेड किया जाएगा, इसको याद रखना। तो 3 पे DOL स्टार्टर से जिस मोटर को चलाएंगे उसको डेल्टा में संयोजित कर लो, क्योंकि आपको 6 सिरे यहाँ भी मिलेंगे, तीनों को उसको आप डेल्टा में संयोजित कर लेना। नहीं आता तो मैं आपको सर्किट बना के दिखा दूंगी डेल्टा में कैसे होता है, और लास्ट में दिखा दूंगी ये डेल्टा में कैसे करेंगे और स्टार में कैसे करेंगे, ये क्या आता है। फिर ऊपर से चले, आपके सामने ये क्या आ गया, देखो ऊपर से एक पॉइंट टू पॉइंट चलिए, क्या है, ICTP है। यहाँ दूसरा पॉइंट आता है ICTP, क्या है, ये क्या काम है इसका, ICTP आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच, क्या लिखेंगे, ट्रिपल पोल है इसका, इसकी फुल फॉर्म है आयरन क्लेड ट्रिपल पोल। हिंदी में क्या कहेंगे, एक लोहे से निर्मित 3 फेज के स्विच होता है, लोहे से निर्मित होता है और 3 पोल का स्विच होता है। यह इसका काम है सप्लाई को ऑन ऑफ करना, मेन सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, मेन सप्लाई ऑन ऑफ करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर पूर्तिकर फ्यूज है, देखो बैकअप फ्यूज लगा रखे हैं। बैकअप फ्यूज के बारे में लिख लें। अब मैं आपको यहाँ से चलूंगा, पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें लिखाऊंगी, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको इस प्रकार पढ़ाऊंगा कि आप भूल ही नहीं सकते। आपके इस DOL स्टार्टर के प्रति आपके मन में कोई विचार ही उत्पन्न नहीं होगा कि सर हमें समझ में नहीं आया। और फिर भी यदि आपको कुछ समस्या क्रिएट होती है, आपके सामने कुछ इस प्रकार का होता है कि समझ में नहीं आता, तो फिर मेरे को आप अपने विचार इस कमेंट्स में लिख के जरूर बताना कि सर हमें इस प्रकार की समस्या फेस हुई है, दोबारा आप समझाने की कोशिश करना, मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है। अब देखो ये है, ये क्या लिखेंगे, बैकअप फ्यूज के बारे में बात करेंगे। बैकअप फ्यूज
अगला पॉइंट आता है बैकअप फ्यूज को कहेंगे पूर्तिकर फ्यूज, हिंदी में यही नाम आता है। पूर्तिकर फ्यूज क्या होता है, बैकअप फ्यूज कहते हैं। अब इसकी विशेषता क्या, देखो इसको क्यों प्रयोग करते हैं। देखो अब बैकअप फ्यूज की बात की जाए लगभग ये HRC प्रयोग कर जाते हैं। कौन से करेंगे, HRC फ्यूज होंगे। HRC में कई प्रकार के होते हैं, कौन से फ्यूज होंगे, ये लगभग HRC प्रयोग किए जाते हैं। एक तो ये देखना, फिर उसके बाद में होता है देखो HRC फ्यूज की विशेषता क्या होती है। इसका जो HRC फ्यूज का HRC फ्यूज की फुल फॉर्म हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, याद रखना हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है, ठीक है ना। इसका नाम है हाई रैप्चरिंग उच्च विदारक क्षमता फ्यूज, हिंदी में कहेंगे उच्च विदारक क्षमता फ्यूज प्रयोग करते हैं, और फ्यूज को हिंदी में संगलक कहते हैं। एक तो ये बात आती है। उसके बाद में देखो ये करता क्या है, बैकअप फ्यूज क्या काम आता है, ये मोटर की शॉर्ट सर्किट, मोटर में शॉर्ट सर्किट लिखना, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है, मोटर की शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है, एक याद रखना बात। उसके बाद आता है देखो इसकी रेटिंग की बात की जाए। रेटिंग किसी में होती है फ्यूज की, आपको पता है। इस फ्यूज की रेटिंग बताऊंगा कि कितनी रेटिंग का फ्यूज यहाँ लगाना चाहिए, इस बैकअप फ्यूज का मान। रेटिंग क्या होती है, देखो रेटिंग की, इसकी रेटिंग किस में होती है, आपको पता है कि फ्यूज की रेटिंग किस में होती है, एम्पियर में होती है। यह पहले पढ़ चुका, नहीं देखा तो फ्यूज का कंप्लीट एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने एक अलग अलग प्रकार से इसका अध्ययन करवा गया। HRC फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज और लिक्विड फ्यूज, किट कैट फ्यूज, इसका एक पॉइंट टू पॉइंट बारीकी से अध्ययन करवा रखा है, ठीक है ना। ये होता है इसमें। तो इसकी रेटिंग किस में रहेगी, एम्पियर में। लेकिन यहाँ कितने रेटिंग का फ्यूज लगाएंगे, समस्या आती है, बहुत काफ़ी बार पूछा जाता है कि बैकअप फ्यूज का मान कितना होना चाहिए। 10 HP की मोटर के लिए बैकअप फ्यूज का मान क्या रहेगा। वहाँ देखो आप लोगों देखोगे डेल्टा में जो कनेक्टेड होती है शुरू में, उसकी बैकअप फ्यूज का कुछ अलग होता है। स्टार में जो कनेक्टेड होती है उसके बैकअप फ्यूज का मान कुछ अलग होता है। तो मैं आपको बताऊंगा जब डेल्टा स्टार्टर पढ़ाएंगे तब वहाँ बताएंगे। लेकिन यहाँ कौन सा पढ़ रहे हैं, डी ऑल स्टार्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ बताने वाला हूँ कि इस बैकअप फ्यूज का मान कितना एम्पियर होना चाहिए, ठीक है ना। वैसे देखा जाए बैकअप फ्यूज का चयन किया जाता है। बैकअप फ्यूज का चयन, इसकी रेटिंग का चयन किसके आधार करते हैं, मोटर की क्षमता के अनुसार करते हैं। बैकअप फ्यूज के चयन की बात की जाए, इसका चयन क्यों करते हैं, किसके आधार पर करते हैं, मोटर की क्षमता के आधार पर करते हैं। मोटर की क्षमता के आधार पर, याद रखना बात, ये सबसे बड़ा पॉइंट आता है। मोटर की क्षमता के आधार पर बैकअप फ्यूज का चयन किया जाता है। अब कैसे करेंगे मोटर की क्षमता के आधार पर, ये आपको, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे 3 HP की मोटर है, ठीक है ना, 3 HP की मोटर है। जैसे कि मोटर जो भी, आपको ये तो पता होगा कि मोटर की स्टार्टिंग करंट का मान कितना होता है। ध्यान होगा आप लोगों को कि मोटर की करंट रेटिंग कितनी होती है, मोटर की रेटेड करंट क्या होती है, ठीक है ना। रेटेड करंट होती है फुल लोड करंट का 5 से 7 गुना होता है। मैंने आपको पहले लिखवाया था, जब मोटर के बारे में बता रहा था, पढ़ाया था मैंने आपको, तो लिखवाया था आपको कि मोटर की रेटिंग जो करंट रेटेड होती है, करंट रेटिंग होती है क्या, मतलब कि निर्धारित धारा का मान कितना होता है, तो फुल लोड करंट का 5 से 7 गुना होता है। मैंने आपको लिखवाया था। तो 5 से 7 गुना फुल लोड करंट का क्या है, फुल लोड धारा का 5 से 7 गुना होता है। कौन सी धारा होती है, ये IS स्टार्टिंग धारा का मान होता है, फुल लोड धारा का 5 से 7 गुना। तो 3 HP की बात की जाए, 3 HP की मोटर की रेटेड करंट कितनी होगी, इस माना कि 3 HP की मोटर क्या है, 3 HP की मोटर है माना कि, तो इसकी रेटेड करंट क्या लिखेंगे। अब देखो रेटेड करंट पता है, अब ये नहीं पता कि 3 HP की फुल लोड करंट क्या है। वैसे देखा जाता आपको नेम प्लेट जो प्लेट होती है उस पर मिल जाएगा कि मोटर की रेटेड करंट क्या है, आपको मिल जाएगा। फिर भी आपको नहीं मिलता है, गौर से सुनना, फिर भी आपको यदि नहीं मिलता है कि 3 HP की मोटर की रेटेड करंट क्या रहेगी, तो छोटा सा मैं आपको लगभग वो फॉर्मूला बताने वाला हूँ कि इसकी रेटिंग करंट क्या रहेगी। वैसे लगभग एग्जैक्ट नहीं है, राउंड फिगर में देखा जाए तो बिल्कुल सही मायने में फिट होती है। तो रेटेड करंट क्या रहेगी, HP का क्या है, HP का 1.5 गुना रेटेड करंट होते ही, याद रखना। मोटर की रेटेड करंट कैसे ज्ञात करेंगे, HP का 5 गुना, HP का 1.5 गुना मोटर की रेटेड करंट मानी जाती है, लगभग सही मायने में मानी जाती है। तो 3 HP की रेटेड करंट क्या रहेगी, 3 HP की रेटेड करंट 1.5 बराबर 4.5 एम्पियर रहेगी। इसका मतलब इसकी फुल लोड करंट क्या है, इस मोटर की 4.5 एम्पियर करंट है। कितने की, 3 HP की मोटर। इस प्रकार सभी मोटर की ज्ञात कर सकते हो आप लोग। ऐसे 5 HP की 7.5 रहेगी, 10 HP की 15 रहेगी, 20 HP की 30 रहेगी। इस प्रकार सभी मोटर की ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ 3 HP की मोटर की बात करने वाले हैं। अपना मुद्दा क्या था, ये था कि बैकअप फ्यूज की रेटेड करंट क्या रहेगी।
प्रत्येक मोटर के लिए अलग अलग रहेगी। यहाँ बैकअप फ्यूज लगाएंगे कितने एम्पीयर का लगाना चाहिए पूछा जाएगा। 5 HP की मोटर के लिए बैकअप फ्यूज का मान क्या रहेगा, 3 HP की मोटर के लिए बैकअप फ्यूज का मान क्या रहेगा, 15 HP की मोटर के लिए बैकअप फ्यूज का मान क्या रहेगा, वो बताने वाला हूँ। तो बैकअप फ्यूज की यदि बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि मोटर की रेटेड करंट जो होती है स्टार्टिंग धारा तो क्या होती है 5 से 7 गुना होती है, लेकिन पूछा जाए कि रेटेड करंट क्या रहेगी तो 4.5 को देखो 7 गुना अधिक होते ना, 7 गुना, तो लिख सकते हैं 4.5 को रेटेड करंट क्या लिखेंगे, देखो इसकी IS का मान किसकी, इस बैकअप फ्यूज की रेटेड धारा क्या रहेगी, यहाँ लिख देता हूँ। इस बैकअप फ्यूज की तो बात कर रहे हैं, रेटेड धारा, बैकअप फ्यूज की रेटेड धारा क्या रहेगी, फुल लोड करंट का, फुल लोड करंट का 7 गुना, 5 से 7 गुना तो हाईएस्ट पकड़ लेते हैं, 7 गुना होता है फुल लोड करंट इंटू 7, मतलब फुल लोड करंट कितना है 4.5 इंटू 7 है, 4.5 इंटू 7 है, इसका मतलब कितना हो गया, ये 32-33 करीब जाएगा, तो आपको 35 एम्पीयर फ्यूज राउंड फिगर में क्या आएगा 30, 31, 32, तो ये कितना गया 7 चौका 28, तो एक आ गया और 3.5 31 के, ये 35 एम्पीयर के करीब चला गया, 31.5 आ गया ना, तो लास्ट में 35 आता है। 35 एम्पीयर फ्यूज के लगभग आपको बैकअप फ्यूज का मान चाहिए, कितने 3 HP की मोटर के लिए। यदि बैकअप यदि 30 के बाद में 40 दिया जाता है, जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 35 नहीं दिया गया तो 30 दिया गया है, तो 5 से 7 गुना इसको 6 गुना भी कर सकते हैं, 6 गुना में 30 एम्पीयर आएगी। अब 30 के बाद में आपको सिर्फ सीधा मान 40 का दिया जाता है, तो 40 तो नहीं कर सकते लेकिन 35 जरूर कर सकते हैं। तो 31 के बाद 31 32 राउंड फिगर में चला जाता है, 32 ऊपर चला जाता है, 31 ऊपर, तो वो अगले स्टेप पकड़ लेते हैं 5 एम्पीयर, लेकिन वहाँ उसका मान और ज़्यादा चलाता हो तो पीछे वाले स्टेप पकड़ लेते हैं, क्योंकि 5 से 7 गुना तो 6 भी गुना मान लेते हैं, 6 गुणे में लगभग 30 के लगभग आता है, लेकिन लगभग 7 ही पूछा जाएगा आपसे, तो 7 में 35 एम्पीयर करंट का फ्यूज लगा सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं कि किसी भी मोटर का 3 फेज इंडक्शन, सिंगल फेज मोटर की बात नहीं की है मैंने सिर्फ 3 फेज मोटर की बात कर रहा हूँ। सर कहा आपने तो 3 HP सिंगल फेज मोटर की रेटेड करंट बता दी, वो नहीं है, सिर्फ ओनली 3 फेज इंडक्शन मोटर की बातें कर रहा हूँ कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की रेटेड धारा क्या रहेगी। 3 फेज इंडक्शन मोटर की रेटेड धारा ये रहेगी, रेटेड करंट, मोटर की रेटेड करंट HP का 1.5 गुना, ये रहेगी 3 फेज इंडक्शन मोटर की रेटेड धारा। लगभग आपसे यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है तो 1.5 से इंटू करके आप बता देना कि सर रेटेड धारा का मान ये रहेगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आ गई, यहाँ तक पहुँचे, अब नीचे की बात आ गई NVC। NVC के बारे में पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, NVC के बारे में पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि NVC क्या होती है। NVC की मैं यहाँ फिर इसको मिटा देता हूँ, फिर आपको फिर लिखा देता हूँ। देखो यहाँ से मैं ये पॉइंट याद रखना ऊपर वाला। अब क्या बच गई, NVC बच गई आपको। NVC क्या है, नो वोल्ट कॉइल। अगला नंबर आता है NVC का, NVC इसको कहेंगे नो वोल्ट, ये पिछली वीडियो में बता दिया था मैंने आपको, नो वोल्ट कॉइल। नो वोल्ट कॉइल इसको हिंदी में कहेंगे शून्य भार कुंडली, ये रहेगा इसी का हिंदी शब्द, याद रखना, काफी बार पूछा गया है। NVC की फुल फॉर्म क्या रहेगी, नो वोल्ट कॉइल शून्य भार कुंडली रहेगी। इसका मतलब कि इसके ऊपर लोड नहीं रहने वाला है। शून्य भार का मतलब कि नो लोड पे काम करने वाला, लोड नहीं रहेगा, सिर्फ खुद की धारा रहेगी, इसमें बाकी किसी प्रकार का लोड इसके ऊपर स्थापित नहीं होगा, याद रखना। अब देखो NVC में ये शून्य भार कुंडली, इसका ये क्या होती है, वैसे देखा था मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये मैग्नेटिक कॉइल होती है। क्या होती है, मैग्नेटिक कॉइल होती है, मतलब कि चुंबक की कुंडली होती है। कैसी होती है, पतले तार अधिक टर्न की होती है, पतले तार अधिक टर्न की रहेगी। यहां तक की बात। अब देखो इसको कहां संयोजित करेंगे, NVC को संयोजित कहां करेंगे, ठीक है ना। और ये दो फेज, जैसे देखा आपको, दो फेजों के आर पार, दो फेज के पैरेलल में संयोजित होती है। क्या लिखेंगे, दो फेज के, और दो फेज के यहाँ, लेकिन DC मोटर की बात की जाए तो फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है, याद रखना बात। DC मोटर में शंट मोटर की बात की जाए तो मैंने वहाँ आपको NVC का संयोजन अलग बताया था कि ये फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है, लेकिन यहाँ AC मोटर की बात की जाए NVC का काम भी बताऊंगा। इसका ये मतलब है कि ये या तो एक फेज न्यूट्रल के बीच रहेगी, सिंगल फेज की बात की जाए तो एक फेज न्यूट्रल के बीच रहेगी, लेकिन यदि 3 फेज की बात की जाए तो 2 फेज के बीच में संयोजित होगी, ठीक है ना। 2 फेज के बीच में संयोजित होगी, इसको लिख सकते हैं ये 2 फेजों के मध्य संयोजित होती है। मैं संयोजित भी आपको कर रखे दिखाऊंगा कैसी हुई है,
एक अगला पॉइंट आता है कि दो फेजों के मध्य संयोजित रहेगी। अब इसके संयोजन भी हैं, कैसे दो फेज मिले आपको मैं इंडिकेट करके दिखाऊंगा आप लोगों को। अब काम क्या रहेगा, देखो काम है इस कॉन्टैक्टर को ऑन अवस्था में बनाए रखना, मोटर को ऑन अवस्था में बनाए रखना, या फिर स्टार्टर को ऑन अवस्था में बनाए रखना। तो क्या कर सकते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या रहेगा, ये इसका मुख्य कार्य कॉन्टैक्टर लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकें, संपर्कन। कॉन्टैक्टर को हिंदी में कहते हैं संपर्कन, मैं फिर लिखा देता हूँ संपर्कन को, या स्टार्टर को, या फिर मोटर को ऑन अवस्था में बनाए रखना। पहले मैं इसके संयोजन बाद में दिखाता हूँ, आपको एक एक पॉइंट ऊपर लिखवा रहा हूँ। ये आपका एनवीसी का कार्य रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बच गए, धीरे धीरे यहाँ से चल रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर में आएंगे, यहाँ ओएलसी आ गई। अब ओएलसी की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ किस प्रकार की ओएलसी रहेगी, यहाँ अब नंबर आता है ओएलसी का। सर्किट में जो भी चीज़ें मैंने आपको कंपोनेंट संयोजित करके दिखाए सबके बारे में बता रहा हूँ कि एग्जाम में कहाँ से पूछा जाएगा ये पता नहीं होता है। डीपली रूप से पूछा जाएगा तो आप लोगों को मैं सब बातें बता रहा हूँ, आप लोग कन्फ्यूज मत होना। कन्फ्यूज में यदि आपको किसी प्रकार की समस्या तो मेरे को जरूर लिखना कि सर समस्या हुई है। मैं पॉइंट टू पॉइंट बारीकी से नियमित पैटर्न के आधार पर एक एक पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। इतना तो आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा। आप लोग देखो कि एक साथ इतना मैटर एक स्टार्टर के बारे में मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे ओएलसी के बारे में। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और अपने विचार इस कमेंट्स में ऐड कर दो कि सर हमें वीडियो पसंद आया नहीं आया, अच्छा लगा कि नहीं लगा। फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो वो भी आप कमेंट्स में जरूर लिखना कि सर हमें इस प्रकार की समस्या फेस हुई है, आप उसको दोबारा बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। अब देखो ओएलसी का नाम है ओवरलोड कॉइल, हिंदी में लिखवाऊंगा। अब देखो कभी कभार OLR भी आता है, उसको लिख सकते हैं ओवरलोड रिले। क्या आ सकता है, ओवरलोड रिले आ सकती है। इसका नाम है अति भार कुंडली, अति भार कुंडली या अति भार रिले, एक ही बात। अति भार कुंडली या अति भार रिले कहाँ है, ये लगा रखी है। अति भार रिले ये लगा रखी है यहाँ पे। अब देखो अति भार रिले इस DOL स्टार्टर में मैंने आपको इसे पिछली वीडियो में अच्छी तरह खोल के बताया था कि अति भार रिले ओवरलोड रिले दो प्रकार के होंगे, एक तो मैग्नेटिक होगी और दूसरी थर्मल होगी। तो DOL स्टार्टर में कौन सी होगी, थर्मल ओवरलोड रिले होगी। ये लिख रहे हैं यहाँ पे कौन सी होगी, यहाँ पे थर्मल ओवरलोड रिले होगी। थर्मल OLC यूज होती है कहाँ पे, इस DOL स्टार्टर में। अब थर्मल की विशेषता देखो, मैंने आपको बताया कि दोनों में से शीघ्र प्रचालित होने वाली कौन सी है, मैग्नेटिक ओवरलोड रिले शीघ्र प्रचालित होती है। थर्मल बहुत प्रचालित तो होती है लेकिन उसकी अपेक्षा कम होती है मैग्नेटिक की, लेकिन यहाँ थर्मल ही प्रयोग की जाती है। इसलिए किसके सिद्धांत पर कार्य करेगी ये मैं आपको बताता हूँ, ये उसमें सिद्धांत पर कार्य करने वाली है। काम क्या है इसका, मोटर की ओवरलोड से सुरक्षा करना। लिख लेना, मोटर की ओवरलोड से सुरक्षा करना। मोटर की ओवरलोड या अति भार से, ओवरलोड से सुरक्षा करना। थर्मल OLC यूज करते हैं, मोटर की ओवरलोड से सुरक्षा करती है और उसमें सिद्धांत पर हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करती है। याद रखना, ये एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप होते हैं, दो विभिन्न प्रकार की धातुओं को पिघलाकर इनको गर्म किया करके और इनको बनाया जाता है। ये आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब देखो कहाँ संयोजित होती है, ये श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। श्रेणी क्रम है, देखो यहाँ से लाइन आई, ये श्रेणी। अब श्रेणी क्रम में किसके संयोजित है, देखो यहाँ श्रेणी क्रम ये है, किसके श्रेणी क्रम में संयोजित होगी। अब आपको लिखवाऊंगा कि किसके श्रेणी क्रम में, लेकिन ये कह सकते हैं किसी भी प्रकार की OLC का जहाँ भी प्रयोग करते हैं सबसे पहले देखा जाए तो लाइन के श्रेणी क्रम में संयोजित कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है कि लाइन के श्रेणी क्रम में, मोटर के श्रेणी क्रम में। फिर यदि आपसे ये भी पूछ रहे, देखो मैंने आपको दो चीज़ बताई, ये श्रेणी सबसे पहले मुद्दा आता है, ये सीरीज में कनेक्टेड होती है। ये दो फेजों के मध्य कनेक्टेड थी, ये सीरीज में कनेक्टेड है। अब वैसे देखा जाए तो मेन लाइन के सीरीज में आ गई, क्योंकि मेन लाइन सीधी यहाँ से कुछ नहीं किया, सीधी यहाँ मेन लाइन ही आई है। यहाँ पे देखो मेन लाइन चालू, ये बीच में कोई उतार चढ़ाव तो है नहीं, वोल्टेज कम ज़्यादा नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई प्रोटेक्शन या किसी प्रकार का कोई कंपोनेंट नहीं स्थापित नहीं यहाँ पे, सीधी मेन लाइन के। इसको कह सकते हैं ये मेन लाइन के श्रेणी क्रम में या मोटर के श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है। क्यों, क्योंकि इसका संपूर्ण धारा वहन इसको करनी पड़ती है, इसलिए ये सीरीज में कनेक्टेड करेंगे तो पूरी धारा वहन करेगी। कि मोटर में किसी प्रकार की धारा होगी तो वहन करेगी। अब कार्य कैसे करेगी आपको बताऊंगा, ठीक है। ये तो संयोजित करने। अब देखो यहाँ कितने एम्पेयर की OLC का प्रयोग करेंगे। मानेंगे 3 HP की मोटर, आपको मैं बारीकी से बताऊंगा कि इस तरह तो आप लोग यदि बुक्स में देखोगे तो एक साथ नहीं मिलने वाला है। यहाँ जो पर्सन अब तक एग्जाम में आए हैं
और जिनकी आने की संभावना बनी रहती है, वही प्रश्न आपके सामने फेस कर रहा हूँ, वही प्रश्न आपको बता रहा हूँ कि आप जब भी किसी दूसरा पेपर या किसी कंपटीशन के पेपर को आप देने बैठो तो आपके सामने ये समस्या नहीं आए जो कि आज जब से पहले आई है। तो अभी देखेंगे कि इसकी रेटेड करंट का मान कितना रहेगा। मैंने आपको इससे पिछले बताया कि ये 80% तक इसको रीसेट कर सकते हैं, 80% करंट तक, ओवरलोड से फुल लोड करंट का 80% तक इसको सेट कर सकते हैं। लेकिन कितने एम्पीयर की यहाँ सेटिंग कर सकते हैं, जैसे माना कि 3 HP की मोटर या 5 HP की मोटर या 5 एम्पीयर की धारा है, सर्किट में कितनी है 5, जैसे 4.5 एम्पीयर की धारा चल रही है, फुल लोड करंट धारा 5 एम्पीयर की होगी तो क्या होगा वो बताता हूँ। तो इसकी रेटिंग जो रेटेड धारा है इसकी रेटिंग क्या रहेगी, इसकी रेटिंग लिख लेते हैं। OLC की रेटिंग की बात कर लेते हैं, OLC की रेटिंग की बात करेंगे। इसकी धारा रेटिंग धारा क्या रहेगी, रेटिंग करंट निर्धारित, इसका निर्धारण कैसे करेंगे, इसका चयन कैसे करेंगे, कितने एम्पीयर पे इसको सेट किया जाए। तो लिख सकते हैं रेटेड करंट का 1.73, याद रखना, लिख लेना कि रेटेड मोटर की रेटेड करंट आपको जो मिलेगी, रेटेड करंट का 1.73 मल्टीप्लाई 73 गुणा। अब कैसे, आप लोग वैसे तो समझ गए होंगे। माना कि यहाँ 5 एम्पीयर धारा चल रही है, मैं सपोज करना यहाँ 5 मोटर की जो धारा है वो कितनी है, माना कि 5 एम्पीयर धारा चल रही है। तो यहाँ इस ओवरलोड जो रिले है इसकी सेटिंग कैसे करेंगे, कितने एम्पीयर पर करेंगे, तो 5 एम्पीयर का 1.73 गुणा कर देंगे, 1.73 गुणा कर देंगे। लगभग आप देखोगे तो 5 को यदि आप 1.7 से ही कर दो तो 5 × 1.73 की बात करें तो यहाँ राउंड फिगर में देखा जाए तो 10 एम्पीयर करंट लेंगे। तो इसको कितने एम्पीयर पे सेट करेंगे, 10 एम्पीयर पे सेट कर देंगे इसको। यदि 5 एम्पीयर करंट यहाँ चलती है, 4.5 चल रही है तो उसको और कम कर देंगे, 10 एम्पीयर पे इसको सेट करेंगे। ये ओवरलोड रिले की सेटिंग होती है। कितने से करेंगे, रेटेड करंट को 1.73 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी रेटेड करंट निकल जाएगी, किसकी, OLC की रेटेड करंट निकल जाएगी। अब OLC को मैंने होता है कि श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, लेकिन DOL स्टार्टर की बात की जाए तो देखो यहाँ से ये क्या है, यहाँ तक की OLC है, यहाँ तक की OLC है, ये OLC, ये भी OLC में NC कॉन्ट्रैक्टर जो OLC को कंट्रोल करता है। इसका संयोजन कहाँ होगा, इसलिए कह सकते हैं कि OLC कहाँ संयोजित की जाती है। तो देखो NC कॉन्टैक्ट एक तो ये है, NC कॉन्टैक्ट है, यहाँ NC कॉन्टैक्ट के श्रेणी क्रम, फिर सीधी चलेगी, फिर इसको दबाएंगे, सीधा सर्किट आ गया, ये सर्किट यहाँ आ गया। तो कह सकते हैं इस OLC के बारे में। देखो कहाँ से चलेगी आपको फिर बताता हूँ। देखो यहाँ से चली, यहाँ OLC आई, ये तो यहाँ से ये फ्यूज आ गया, देखो यहाँ से चली, यहाँ से चली, ये आ गया, यहाँ से ये OLC आ गया, OLC यहाँ से चल के देखो यहाँ की बात है, यहाँ चलेगी, इसको दबाएंगे सर्किट पूरा होगा, इसको दबाएंगे सर्किट पूरा होगा, यहाँ आएगा। तो यहाँ किसके पास आएगी, ये इसके पास आएगी, NBC के पास। तो कह सकते हैं OLC कहाँ संयोजित होती है, OLC कहाँ से होगी, एक NC स्विच, कौन सा, OLC NC स्विच, ये ठीक है ना, NC स्विच ये भी है, ये भी इसके श्रेणी क्रम में है। तो लिख सकते हैं ये तो खुद की OLC है, NC स्विच ये और NBC ये, NC स्विच व NBC के श्रेणी क्रम में कहाँ संयोजित करेंगे, NC स्विच व NBC के श्रेणी क्रम में इसको संयोजित करेंगे। ये NC स्विच आपको ये रहा है, ठीक है ना, ये आपको मैंने संयोजित करने का तरीका बता दिया। अब देखो यहाँ अब कॉन्ट्रैक्टर की बात करने वाले हैं, फिर इसकी कार्यप्रणाली की बात करेंगे, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टर की बात, कॉन्ट्रैक्टर 3 है अपने पास, मुख्य कॉन्ट्रैक्टर की संख्या कितनी है, 3 कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे। मुख्य कॉन्ट्रैक्टर की संख्या कितनी है, 3 कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और समझ में आ गई, माना कि आपकी मोटर चल रही है 4.5 एम्पीयर भी चल रही है, ठीक है ना, 10 एम्पीयर तक इसकी रेटिंग आप लोगों ने 8 एम्पीयर कर दी, 10 एम्पीयर की इसकी रेटिंग कर दी, संयोजित कर दी, और माना कि मोटर ओवरलोड पर ट्रिप हो चुकी है। सपोज करना, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है। अब आप सपोज करोगे माना कि OLC ने इस NC स्विच को धक्का मारा, क्या करेगी, ये OLC ओवरलोड होगी, 10 एम्पीयर से ज़्यादा करंट चलेगी तो ये NC को धक्का मारेगी, NC स्विच को यहाँ खोल देगी। अब सपोज करो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, इस NBC का सर्किट टूट जाएगा। यहाँ से देखो ये सर्किट टूट गया क्योंकि ये फेस यहाँ से यहाँ तक चल के आया, ये सर्किट यहाँ से टूट गया, NBC का एक फेस गायब हो गया है, NBC बंद हो जाएगी, उसको छोड़ देगी। अब सपोज कीजिए माना कि OLC पे ओवरलोड पे मोटर ट्रिप हो चुकी है, मोटर बंद हो चुकी है, लेकिन जब दोबारा चालू करना चाहा तुरंत मोटर चालू नहीं हुई। कारण क्या है, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। मोटर ओवरलोड पे ट्रिप हुई है और मोटर को तुरंत प्रभावशी चालू करने की कोशिश की, मोटर चालू नहीं हुई, 10 मिनट बाद चालू हो गई। तो कारण क्या था, क्योंकि ये क्या आपको पता है, ये OLC है, कौन सी OLC है, थर्मल OLC है। ये गर्म होने से 2 पत्तियाँ ऐसे चिपकी रहती हैं, गर्म होने से पत्तियाँ फैल जाएंगे ऐसे,
सर्किट टूट जाएगा। लेकिन जब ये ठंडी होगी तो धीरे धीरे वापस अपने स्थान पर आएंगे। तो ठंडी होने में और सर्किट पूरा करने में 5 से 10 मिनट का समय लग जाता है, इसलिए ये तुरंत प्रभाव से रीसेट नहीं होने वाले हैं। लेकिन मैग्नेटिक रिले होती है OLC, वो तुरंत प्रभाव से रीसेट हो जाती है। तो कभी भी पूछा जाए कि डी ओवर स्टार्टर में मोटर ओवरलोड पे ट्रिप हो चुकी है, तुरंत प्रभाव से चालू करना चाहा, चालू नहीं हो पाई, 10 मिनट बाद दोबारा चालू किया तो मोटर चालू होगी, कारण क्या था? क्योंकि थर्मल ओवरलोड रिले रीसेट नहीं हुई है। उसको वापस अपने स्थान पर रीसेट होने में, क्योंकि पत्तियां फैल जाती हैं, वापस आने में 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। तो ये आपका कारण आप लिख सकते हो। ये नोट लगाने वाली बात है कि यहाँ पे। अब देखो ये क्या है, ये OLC बता दी। अब ये कॉन्ट्रैक्टर बच गए। कितने कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ पे? 3 कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे। मैं यहाँ फिर लिख देता हूँ नीचे से मिटा के इसको, ठीक है ना, नीचे से मिटा के यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो बात आपको लिखी है अब तक और आगे लिख देता हूँ। ये मिटा दिया मैंने आपके। अब देखो मेन कॉन्ट्रैक्टर कितने रहेंगे? मेन कॉन्ट्रैक्टर 3 रहेंगे। इसमें मेन कॉन्ट्रैक्टर 3 कौन कौन से हैं? एक तो ये है, 1, 2 और 3 मेन कॉन्ट्रैक्टर है। एक ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर है। ये क्या लिखेंगे? ऑक्सिलरी को मैं AUX लिख देता हूँ और यहाँ एक ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर रहेगा। 3 कॉन्ट्रैक्टर। अब देखो तीनों कॉन्ट्रैक्टर क्या हैं? तीनों कॉन्ट्रैक्टर क्या है? नॉर्मली ओपन है। नॉर्मली ओपन है तो कह सकते हैं नॉर्मली ओपन 3 कॉन्ट्रैक्टर। ये क्या रहेंगे? NC रहेंगे। ये क्या है? NC ये नहीं कि पुश बटन स्विच है, नॉर्मली NO है। नॉर्मली ओपन कॉन्ट्रैक्टर है ये, ठीक है। नॉर्मली ओपन कॉन्ट्रैक्टर कितने हैं? 3 हैं और एक नॉर्मली स्विच ये है। तो कह सकते हैं 3 तो मुख्य कॉन्ट्रैक्टर जो नॉर्मली ओपन रहेंगे और एक ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर ये भी नॉर्मली ओपन ही रहेगा, बाद में सर्किट को पूरा करेगा। ये तो थी बात इसकी। अब इसमें पुश बटन कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3 और 1 4। 3 कॉन्ट्रैक्टर होगी नॉर्मली ओपन और एक नॉर्मली ओपन। ये तो 3 तो होगी नॉर्मली ओपन और एक नॉर्मली ओपन NO हो गया, वो हो गया पुश बटन स्विच। 4 हो गए, 3 + 4 और ये इसका है, ये इसका है। तो 1 2 नॉर्मली ओपन, ये तो ले लिया, 1 और 2, 1 2 और 1 ये 3 बच गए और 3 आ गए, 3 1 4 तो ये हो गए, 3 + 1 4 हो गए और 3 NC हो गए, 3 NC हो गए। तो टोटल कितने हो गए? नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज टोटल कितने? टोटल संख्या होगी 7। तो 7 जोड़े मिलेंगे आपको यहाँ पे। प्रश्न पूछा जाएगा एक DOL स्टार्टर में नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्ट्रैक्टर व पुश बटन स्विचों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आगे समझ में? अब ये तो थी बात है। अब ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर, ये 3 कॉन्ट्रैक्टर मुख्य कॉन्ट्रैक्टर क्या करेंगे? सीधे सप्लाई को दूसरे सर्किट में प्रचालित कर देंगे। अब कैसे प्रचालित होगा वो सुनो, इसकी कार्य प्रणाली। आप लोगों को मैंने बताया ये ऑन बटन है ग्रीन वाला, इसको दबाओगे, गौर से सुनना। इसको आपने ऑन किया, सप्लाई यहाँ तक आ गई। अब क्या करेंगे? इसको आप दबाओगे, ये कंडीशन यहाँ पे आएगी। दबाए सप्लाई, देखो इसमें सप्लाई कहाँ गई? ये सप्लाई NVC से यहाँ तक कहाँ तक थी? ये NVC यहाँ तक सप्लाई थी, यहाँ तक। इसको दबाया सप्लाई ये आ गई और दबाते सप्लाई ये आ गई। तो क्या है? ये जो NVC है, NVC का सर्किट मतलब यहाँ ये NVC नॉर्मली क्लोज होता है, NVC का सर्किट पूरा होता है। यहाँ से NVC का सर्किट पूरा हुआ। NVC क्या है? एक चुंबकीय कॉइल है। ये तुरंत प्रभाव से इसको खींचेगी। किसको? इसको अपनी ओर खींचेगी। ये अपनी ओर खींचेगी, साथ उठ के आगे ये ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ कंप्लीट होगा और ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा। मतलब कि पूरे के पूरे चारों कॉन्ट्रैक्टर एक साथ लग जाएंगे और डायरेक्ट सप्लाई मिल जाएगी आपको। अब देखो ये एक बार दबाएंगे, एक बार दबाने के बाद में एक बार दबा दिया और वापस छोड़ेगी, स्प्रिंग के द्वारा वापस चला जाएगा, वापस अपने कंडीशन पे आ जाएगा। ये वापस अपने कंडीशन पे आ चुका है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर अब इसके ऊपर लगा, मैंने आपको बताया ये कॉन्ट्रैक्टर को स्टार्टर को ऑन अवस्था में बनाए रखता है। ये तो ये क्या यहाँ चिपक के रह जाएगा, यहाँ चिपक के। अब सर्किट को यही पूरा रखेगा, पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्टर यहाँ उठ के यहाँ जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्टर आया, ये इसके साथ हुआ और ये कॉन्ट्रैक्टर इसके साथ हुआ, मोटर चल जाएगी आराम से, ठीक है। ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर का कार्य क्या हुआ? ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर कहाँ लगा होता है? देखो ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर ये है, NO पुश बटन, NO पुश बटन को दबाते ही, याद करना, NO पुश बटन को दबाते ही NVC का सर्किट पूरा होता है, NVC उत्तेजित होती है और ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर को अपनी ओर खींच लेती है, ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर को क्लोज करती है। ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर क्लोज होता है, ये देखो ये राड है पूरी, यहाँ पे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर क्लोज हो जाएंगे, मोटर चल जाएगी। लेकिन उसके बाद में क्या होगा? ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर क्लोज होते तीनों मेन कॉन्ट्रैक्टर क्लोज हो जाएंगे, तीनों मेन कॉन्ट्रैक्टर क्लोज होते मोटर प्रचालित हो जाएगी। ये मोटर की रनिंग अवस्था की बात की जाए, देखो
मोटर की, अब ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट क्या करता है, उसका काम क्या था, सर्किट को पूरा किया, मोटर की रनिंग अवस्था में इस कॉन्टैक्टर को ऑन करना, मोटर को चालू अवस्था में बनाए रखना। या फिर ये कह सकते हैं कि मोटर की रनिंग अवस्था में ऑक्सिलरी, ये है ना, इस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर की बात कर लेता हूं मैं। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का काम क्या है, ऑन पुश बटन को दबाएंगे, एनओ को बात कर लेते हैं, एनओ को दबाते ही एनवीसी का सर्किट पूरा होता है, एनवीसी का सर्किट पूर्ण होता है, ठीक है ना, एनवीसी का सर्किट पूर्ण होता है। और एनवीसी उत्तेजित में एनराइज्ड हो जाती है, एक्साइट हो जाती है, उत्तेजित होती है, और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर क्लोज होता है, क्लोज होगा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर। और उसके बाद में क्या होगा, तीनों मेन कॉन्टैक्टर भी क्लोज्ड हो जाते हैं और मोटर प्रचालित हो जाती है, लिखना, और मोटर प्रचालित हो जाती है। और मोटर की रनिंग अवस्था में अगला पॉइंट लिखेंगे, कौन से की बात कर रहे हैं, इस ऑक्सिलरी को, मोटर की रनिंग अवस्था में, मोटर की रनिंग अवस्था में ये एनवीसी के सर्किट को पूर्ण रखता है। ये इसका मुख्य कार्य है, एक बार दबाएंगे सर्किट पूरा, एनवीसी के सर्किट को पूर्ण रखता है और मोटर को प्रचालित रखता है। एक बात इसकी आती है, अब गौर से देखना, मुख्य धारा कहाँ प्रवाहित हुई, मुख्य धारा तीनों कॉन्टैक्टर में से जा रही है, कौन से में से, इसमें से। देखो धारा यहाँ से चली, यहाँ चली, यहाँ चली, मेन धारा दूसरे फेज की यहाँ पे है, इसकी यहाँ पे है, इसके यहाँ पे है, इसमें कोई धारा प्रवाहित थोड़ी है, नहीं। इसलिए कह सकते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर में, इसमें मेन कॉन्टैक्टर से कम धारा होती है। काफी बार पूछा जाएगा, मुख्य धारा तो तीनों में जाएगी, इससे कम होगी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर में, इससे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर में धारा किसकी रहेगी, ओनली एनवीसी की। किसकी धारा रहेगी इसमें, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर में ओनली एनवीसी की धारा होती है। बस इसमें यही आता है, समझ गए आप कि इसको दबाएंगे, दबाते सर्किट पूरा होगा, ये एनवीसी ऑपरेट होगी, इस प्लंजर को, ये क्या है, ये प्लंजर है, इस प्लंजर को खींचेगी और ये आपका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर क्लोज होगा, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर क्लोज है, तीनों कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाएंगे, मोटर चल जाएगी। मोटर को बंद करेंगे, अब मोटर को बंद करनी हो तो क्या करेंगे, इसको दबाएंगे, इसको दबाने से क्या होगा, गौर से सुनिए, इसको दबाने से इस एनवीसी का सर्किट टूट जाएगा। इसलिए कहते हैं मोटर को बंद करने के लिए एनसी स्विच का प्रयोग किया जाता है और मोटर को चालू करने के लिए एनओ स्विच का प्रयोग किया जाता है। और कुल कॉन्टैक्टर की संख्या कितनी होगी, 7 होगी, 4 तो एनओ रहेंगी, 3 एनसी रहेंगे, कुल 7 हो गए। ये तो थी बात इसकी। अब बच गया आपका कंट्रोल सर्किट बच गया। इसका कंट्रोल सर्किट बताता हूँ, फिर इसकी यूज बता देता हूँ, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो यहाँ मैं आपको इसका कंट्रोल सर्किट बना के दिखा देता हूँ, इतना ही। ये इसका कंट्रोल सर्किट मतलब कि एक सिंगल यहाँ से लेके यहाँ तक के, यहाँ से लेके यहाँ तक के कितने सर्किट प्रयोग हैं, वही कंट्रोल सर्किट होता है। तो कंट्रोल सर्किट बनाओ। देखो सबसे पहले आप लोग यहाँ चलेंगे, एक L1 है और L2 है, इन दोनों के बीच में क्या क्या जो कंपोनेंट लगे वो दिखाता हूँ। सबसे पहले देखा आप लोगों ने यहाँ चले, मैं L1 लिख देता हूँ। L1 में क्या लगाया, एक बैकअप फ्यूज लगाया आप लोगों ने। सबसे पहले क्या लगा, देखो बैकअप फ्यूज लगा रखा है, पूर्ति कर फ्यूज लगा रखा है। उसके बाद में क्या है, सर्किट को पूरा करेंगे, एक एनओ स्विच आएगा। कौन सा आएगा, एनओ स्विच आएगा, याद रखना बात, ठीक है ना। ऑफ स्विच यहाँ से चले, यहाँ से चल के वापस यहाँ आ गए तो एनसी स्विच आ गया, सॉरी यहाँ लगाया एक एनसी स्विच, ये एनसी स्विच लगाया। फिर क्या लगाएंगे, एक एनओ स्विच लगाएंगे, नॉर्मली ओपन लगाएंगे। कंट्रोल सर्किट की, पावर कंट्रोल सर्किट की बात करता हूँ, और एनओ स्विच लगाया। इसकी देखो एनओ स्विच लगाना, ये एनओ स्विच, यहाँ से इसको दबाएंगे तो ये कॉन्टैक्टर का क्लोज होंगे। तो यहाँ क्या लगेंगे, एनओ स्विच के पैरेलल में। मैंने आपको कि कॉन्टैक्टर कहाँ लगा होता है, ये कॉन्टैक्टर एनओ स्विच के पैरेलल में है, तो यहाँ एनओ स्विच के पैरेलल में कॉन्टैक्टर लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। ये एनओ स्विच के पैरेलल में कॉन्टैक्टर लगा दिया। ये कॉन्टैक्टर सारा इसको के करेगा, के मतलब सारे कॉन्टैक्टर आ गए यहाँ पे, के लगा देंगे यहाँ पे।
ये कॉन्ट्रैक्टर हो गए सारे के सारे, सभी कॉन्ट्रैक्टर एक नहीं, चारों कॉन्ट्रैक्टर, ये इसको मतलब एक ही सर्किट में संयोजित है और बाकी सर्किट में इसको ये क्लोज हो जाते हैं, अपना आप क्लोज हो जाएंगे, एक ही होगा। उसके बाद में क्या लगा रखा है, OLC सर्किट में आती है, ये आप लोगों की आ गई OLC सर्किट में, क्या आ गई OLC सर्किट। और OLC की सिस्टम इसमें NC स्विच है, तो यहाँ एक NC स्विच लगाएंगे और यहाँ ये लगा दी NC स्विच के साथ, इसको कंट्रोल कर लिया। फिर बाद में क्या है, एक NVC लगा रखी है, ये आप लोगों की NVC है, ये NVC का सिंबल है और ये L2 है, ये आपका कंट्रोल सर्किट है। ये फ्यूज है, कौन सा है, बैकअप फ्यूज है, ये NC स्विच है और ये NO स्विच है, ये कॉन्टैक्टर हैं, ये OLC है और ये NVC है और ये L2 है, लाइन 2 आती है, ये NVC है। ये आपका पावर कंट्रोल सर्किट हो गया। तो दोस्तों ये तो थी बात इसकी, किसकी, आपके DOL स्टार्टर के संयोजन कैसे होंगे और किस प्रकार ये मोटर को प्रचालित करेगा, प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बताया है। फिर भी यदि आपको कोई समस्या हो तो मेरे को बताना। अब बताते हैं इस मोटर का, इस स्टार्टर का प्रयोग कहाँ करते हैं। इस स्टार्टर का प्रयोग 3 HP तक की मोटर को प्रचालित करने के लिए किया जाता है। कितने HP तक की, 3 HP तक की, याद रखना, यहाँ लिखेंगे 3 HP तक की, 3 HP तक इंडक्शन मोटर, कौन सी, 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर। क्यों 3 फेज की इंडक्शन मोटर, क्यों 5 फेज की क्यों नहीं, क्योंकि आपको पता है कि स्टार्टिंग करंट का मान 5 से 7 गुना आता है और कितने का, फुल लोड करंट का, माना कि 10 HP की मोटर लगाई, 10 HP की मोटर का फुल लोड करंट क्या है, 1.5 करेंगे तो 15 एम्पीयर करंट आता है और 15 एम्पीयर का 7 गुना 15 से 105 एम्पीयर करंट जाएगा, 105 एम्पीयर करंट जाएगा तो मोटर जल जाएगी। और 3 HP में कितना होगा, 3 HP का मैंने आपको 4.5 गुना, 4.5 गुना 7 गुना, ये 1 पॉइंट मतलब कि 7 गुना, तो 4.5 का 30 एम्पीयर, 30 एम्पीयर करंट वाइंडिंग सहन कर लेती है। इसलिए 3 HP तक की मोटर का फुल लोड स्टार्टिंग करंट का मान इतना होता है कि मोटर आसानी से सहन कर लेती है। इसलिए 3 HP तक की मोटर ही प्रचालित कर सकते हैं। 3 से ज़्यादा ले जाएंगे तो स्टार्टिंग करंट का मान बहुत ज़्यादा चला जाएगा, जिससे मोटर के वाइंडिंग जलने की संभावना होती है और लाइन वोल्टेज ज़्यादा लाइन वोल्टेज के ब्रेक डाउन होने की संभावना होती है, क्योंकि लाइन वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होगा तो ब्रेक डाउन होने की संभावना रहती है। अब इसमें आता कि सिंगल केज की बात की जाए, ये भी आपके सामने आएगा। सिंगल केज इंडक्शन मोटर की बात की जाए तो 3 HP रहेगी और डबल केज की बात की जाए, याद रखना, डबल केज की बात की जाए तो 1.5 किलोवाट तक की मोटर से इस स्टार्टर से चला सकते हैं। कौन से DOL स्टार्टर से चला सकते हैं। दोस्तों ये तो था आपका क्या DOL स्टार्टर क्या होता है, किस प्रकार इसका सर्किट में संयोजन करते हैं और किस प्रकार इसको प्रचालित कर सकते हैं। प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट बताया है और प्रत्येक कार्य प्रणाली समेत बताई मैंने आप लोगों को। तो ये तो था आप लोगों का DOL स्टार्टर। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।